हे गाइस, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत स्वागत स्वागत, वेलकम द फोकस बैच कॉस्टिंग लेक्चर नंबर 22 में आज हम पहुंच चुके हैं। सीए इंटरमीडिएट सितंबर 2024 के लिए 100% फ्री सीरीज ऑन यूट्यूब, जहां हम फोकस कर रहे हैं पीवाईक्यूज एंड आरटीपीज चैप्टर वाइज। और डे 1 में जो हमने शेड्यूल बनाया था हर एक चैप्टर को लाइन से करने का, उस शेड्यूल को हम फॉलो कर रहे हैं और करते रहेंगे। पूरी कोशिश रहेगी कि ऑन टाइम इसे खत्म कर पाएं। तो जिन बच्चों को नहीं पता उनको मैं बता दूं, 15 जुलाई से मैंने शुरू किया है सी इंटरमीडिएट सितंबर 24 फोकस बैच, जहां मैं डेली 9 PM टू 10 PM आपके लिए लाइव आता हूं। और ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड भी होता है, अगर कभी मिस आउट हो जाए तो आप उसे रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। लेक्चर 22 में आज हम पहुंच चुके हैं। कंटिन्यूसली 22 दिन से हम इस क्लास को कर रहे हैं और आज चैप्टर नंबर 15 बजट पार्ट 3 में मैं पहुंच चुका हूं। एज पर द शेड्यूल 6 अगस्त, मतलब आज हमको बजट खत्म करना है और कल कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम नाम का चैप्टर शुरू करना है। तो पूरा पूरा है, मुझे विश्वास है कि आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे एंड फ्रॉम टुमारो विल स्टार्ट न्यू चैप्टर। तो मैं आपको बता दूं, बिफोर टुमारो 9 PM आपको कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम चैप्टर को रिवाइज करके आना है। सेल्फ रिवाइज कर सकते हो तो नथिंग लाइक दैट, लेकिन अगर सेल्फ रिवाइज नहीं कर पा रहे हो तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर वन शॉट रिवीजन प्लेलिस्ट डाली हुई है, वहां से कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का वीडियो भी आपको मिल जाएगा और उसमें जाकर आप जरूर से रिवीजन करके आए कल रात को 9 बजे से पहले। डेली बेसिस पर हम जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं उनका एक ट्रैकर मेंटेन कर रहे हैं और जो भी क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूं उनका हैंड रिटन PDF भी मैं उस ट्रैकर में अपलोड कर रहा हूं, जहां से आप डायरेक्टली उसे डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से बोलूंगा कि अगर आपको मेरी टीचिंग स्टाइल पसंद आई हो तो आप अपने जूनियर्स को रिकमेंड कर सकते हैं फॉर अवर शिखर रेगुलर बैच ऑफ अल्टीमेट सीए, जहां पर मैं कॉस्टिंग पढ़ाने वाला हूं बच्चों को फॉर May 2025 एंड September 25 अटेम्प्ट। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड सर। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं रेडी, उम्मीद करता हूं आप भी रेडी। कैन वी स्टार्ट द सेशन नाउ बॉयज एंड गर्ल्स? आर यू रेडी? यस वी आर रेडी, लेट्स स्टार्ट। तो कौन कौन आ गया भाई हमारे साथ? उल्लास आ गए हैं, प्रभात, मुस्कान, दीपराज, मोहित दुबे, अदिति शर्मा, शेख, ऋषिकेश, सभी का बहुत स्वागत है। तो सर जी, सीए फाउंडेशन सितंबर का स्टूडेंट हूँ, एक डाउट पूछ लूँ? मेरे पास टेक्समैन का क्रैकर है, वो इनफ रहेगा कि आंसर MCQ कंपाइलर लूँ? अगर उसके अंदर PYQ और MTP है तो आपको कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है मेरे भाई? कुछ लेने की आपको ज़रूरत अलग से नहीं है, आपके लिए डेफिनेटली सफिशियंट रहेगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू ऋषिकेश भाई, थैंक्स अ लॉट। नैन्सी, धीर, तनीषा, दिशा, कुबेर, विकी, अभिनव, वेरी गुड इवनिंग गाइस, वेरी 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 गुड इवनिंग एंड थैंक्स अ लॉट। या शेख पूछ रहे हैं सर, कॉस्टिंग की प्रैक्टिस के लिए मॉड्यूल और MTP RTP एंड PYQ इतना काफ़ी है? अगर इतना भी हम कर लेते हैं ना शेख भाई, मोर देन सफिशियंट है। इतना ही करो और उसको रिवाइज करते रहो, ठीक है? ज़्यादा और नए रिसोर्सेज को टच मत करो, बट इतना अगर तुम कर लोगे ना तो भी मोर देन सफिशियंट है। ओके मोहित भाई, नो प्रॉब्लम, दैट्स कम्प्लीटली ओके। तो आज बजटरी कंट्रोल खत्म, बिल्कुल खत्म भाई। नंदिनी जी गुड इवनिंग। यस कुबेर, दिल से, एकदम दिल से भाई। हिमांशु आनंद, मैंने बुक ऑर्डर किया था, 9 दिन हो गए, अभी तक कोई अपडेट नहीं है सर। हिमांशु भाई, कौन सी बुक करी थी और जहाँ से करी थी वहीं पर ट्रैकिंग का भी ऑप्शन होगा और सपोर्ट का भी ऑप्शन होगा। आप चैट बॉक्स में आके बोलोगे, क्योंकि मुझे नहीं पता होता, ये हमारी बैकएंड टीम्स करती हैं, ठीक है? तो आपको वहां पर जो सपोर्ट सिस्टम होगा वहां पर क्वेरी डालनी पड़ेगी, ठीक है? आई एम रियली सॉरी फॉर योर इनकन्वीनियंस। नचिकेत, अभिनव सिंह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ओके गाइस, चलिए अब समय व्यर्थ नहीं करेंगे, फटाफट शुरू करेंगे। मैंने आपको May 23 का क्वेश्चन करवाया था परसों, उसके बाद हमने सर वो एटलीस्ट 25%, जहां पर मार्जिनल और बजट मिक्स था, May 22 का सवाल भी बहुत अच्छे से किया था। उसके बाद सर November 23 का क्वेश्चन आई गेस अभी हमको करना बाकी है। यस, RTP September 24 का छोटा सा MCQ बहुत सिंपल था। दूसरा एक बड़ा सवाल आया था, वो कल हम लोगों ने कर लिया था कि कैसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट की मदद से आपने नंबर ऑफ यूनिट रिवर्स कैलकुलेट करी थी। उसके बाद हम लोगों ने May 24 का PYQ भी किया था, 2 PYQ आए थे, क्वेश्चन 1C, क्वेश्चन 3, ये दोनों को डिटेल में किया था, फुल सॉल्यूशन किया था। फिर May 24 मुझे आपको कराना था और May 24 के बाद मुझे PYQ November 23 भी आपको कराना है। तो इस क्वेश्चन को मैंने कल पूरा रीड कर लिया था, आज हमें इसको आगे बढ़ाना है, ठीक है? तो एक बार फटाफट क्विकली हम इसको अब सीधे लिख कर ही करना शुरू करेंगे, ठीक है? तो नोटबुक में ओपन कर लेता हूँ, ये लीजिए, PYQ May 2024। लेट मी जस्ट कॉपी द क्वेश्चन एंड देन आई विल स्टार्ट डूइंग इट। तो पॉइंट्स हमने सारे के सारे डिटेल में डिस्कस कर लिए थे, आज इसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है? लार्ज डिनोमिनेशंस की वैल्यू है, सब कुछ लैक्स ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ लैक्स में दिया हुआ है, तो
वी विल कीप द यूनिट ऑफ करेंसी एज रुपीज इन लैक्स, तो हमारे लिए थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करना, अन्यथा हमारे लिए चैलेंजिंग हो सकता है। ठीक है, तो चलिए सर 3 पेज में तो हमारा सवाल पूरा हो रहा है सर। खतरनाक क्वेश्चन सर, खतरनाक कुछ भी नहीं भाई, कुछ भी खतरनाक नहीं, नथिंग खतरनाक। ठीक है जी, चलो अरे देवेंद्र भाई, यस थैंक यू शेख भाई, एमओजी तुम भी आ गए, बढ़िया। चलो एक एक करके पॉइंट पकड़ते हैं सर, एक एक करके पॉइंट पकड़ो। एम लिमिटेड एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, प्रोड्यूस कर रही प्रोडक्ट ए, कंपनी इन द प्रोसेस ऑफ रेवेन्यू बजट आपको बनाना है, यस। ग्रोथ इन सेल्स इन वॉल्यूम फ्रॉम 2023 टू 2024। अब मेरे पास एक चॉइस है, मैं चाहूं तो 2 कॉलम बना सकता हूं, 23 का भी बनाऊं 24 का भी बनाऊं, पर रिक्वायरमेंट में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आपको कंपैरेटिव बनाना है, तो सर वाई शुड वी वेस्ट अवर टाइम, है ना, फिर दोनों को मेंटेन करना पड़ेगा। तो बेटर ये है हम सिर्फ 2024 का ही बनाएंगे सर, डेफिनेटली। लेट्स जस्ट मेक इट फॉर 2024। ये लीजिए सर, तो मैं सिर्फ 2024 के लिए बजट बनाऊंगा। यहां लिखता हूं पर्टिकुलर्स, और यहां लिखता हूं मैं सर अमाउंट। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला दोस्तों, अमाउंट इन रुपीज लैक्स में लिखेंगे, क्योंकि सारा डेटा ना लैक्स में दिया हुआ है, और मतलब बहुत हैवी हैवी डेटा दिया हुआ है, तो इट विल बी अप्रोप्रिएट। अच्छा, क्योंकि हमको सर रेवेन्यू बजट बनाना है, मतलब बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस बजटेड बनाना है, बजटेड पीएनएल, तो मैं रेवेन्यू से शुरू करता हूँ, और मेरे को डेटा दिया भी हुआ है रेवेन्यू का। स्टार्टिंग में रेवेन्यू में हमको दिया है 12% ग्रोथ इन सेल्स वॉल्यूम, तो पहले आपका 4,20,000 टन्स का वॉल्यूम था, और आप बोल रहे हो कि ये वॉल्यूम 12% से ग्रो करेगा, मतलब ये हो जाएगा 112%, तो ये बढ़ा हुआ वॉल्यूम हो गया। अब ये जो बढ़ा हुआ वॉल्यूम है सर, इस बढ़े हुए वॉल्यूम को हम हमारी सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेलिंग प्राइस 23,000 थी, जो कि 10% से ओनली तब बढ़ेगी जब WPI 5% से बढ़ेगा, लेकिन WPI तो सर हमारा 4% है, मतलब सेलिंग प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, देयर विल बी नो चेंज इन द सेलिंग प्राइस। चलिए लैक्स में इसको लिख दीजिए, तो 4.2 लाख इंटू 112% इंटू 23,000, ये आ रहा है सर 10819। सर ये लैक्स में आ रहा है, सर लैख में कन्वर्ट तो करो मेरे भाई, लैक्स में इतना आ रहा है, 4,20,000 गुणे 23,000, 112% डिवाइडेड बाय 1 लाख, लैक्स में इतना आंसर आ रहा है 1,08,192 लैक्स। ओ भाई साहब बड़ा हैवी फिगर है, अब समझ गए सर, सवाल ही नहीं उठता, इसको लैक्स में ही करना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर। अब आता हूं रॉ मटेरियल की कॉस्ट में, तो रॉ मटेरियल में हमको सबसे पहले तो कंजम्पशन दिया होगा, कितना दिया है सर, 1 टन अगर आप प्रोडक्ट ए का बनाते हो तो 2.3 टन ऑफ रॉ मटेरियल आपको लगता है। ठीक है, तो 4,20,000 को अगर मैं 12% से बढ़ा दूं, मतलब मैंने 4,70,400 टन्स ऑफ फिनिश गुड्स बनाया है, और 1 टन ऑफ फिनिश गुड्स बनाने में 2.3 टन ऑफ रॉ मटेरियल लगता है, तो मेरी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट आ गई। और रॉ मटेरियल का परचेज प्राइस हमको दिया 4,500, ये भी चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी तब बदलता अगर मेरा होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो 5% से ज्यादा बढ़ता, तब ये बदलता। तो 470,400 इंटू 2.3 इंटू 4,500, आंसर को अगर मैं लैक्स में लिखूं तो 4,8686.4। एक बार चेक कर लेना बेटा जी, आपका भी ये आ रहा है कि नहीं, डबल चेक कर लेना। रॉ मटेरियल के बाद सर हमारे पास दूसरी चीज आती है एम्प्लॉय कॉस्ट। अब एम्प्लॉय कॉस्ट में ना मैं बेटा 2 बातें करूंगा, परमानेंट एम्प्लॉयज का अलग निकालूंगा, और जो कैजुअल एम्प्लॉयज है उनका अलग निकालूंगा। ठीक है, तो एम्प्लॉय कॉस्ट पहले मैं लिख देता हूं फॉर परमानेंट। ठीक है सर, परमानेंट एम्प्लॉयज की एम्प्लॉय कॉस्ट क्या आएगी, समझते हैं सर। 6,000 एम्प्लॉयज है, जिसमें से हमारे 85% परमानेंट है, इनको हम लोग देते हैं सर एक दिन का, एक बंदे का 3,000 रुपए, एक दिन का एक बंदे का 3,000 रुपए हम लोग देते हैं, और जून तक इनका रेट 3,000 का है, लेकिन जुलाई से ये रेट 15% बढ़ जाएगा, तो 6 महीने की वेजेस अलग निकलेगी, बाकी 6 महीने की वेजेस अलग निकलेगी बढ़े हुए रेट पर। अब नंबर ऑफ डेज एटसेट्रा हमारे पास कहीं दिए हुए कि हमको कितने डेज लेना है, क्या करना है, ऐसी कोई भी चीज दी है सर, 26 दिन दिया हुआ है, एक महीने में 26 दिन काम होता है, डेफिनेटली सर। तो मैं बोल सकता हूं सर 6,000 एम्प्लॉयज हैं। अच्छा, मैं यहां पर ना पहले नंबर ऑफ एम्प्लॉयज निकाल देता हूं, 6,000 का 85%, तो पहले आप ये बता दो कितने एम्प्लॉयज के लिए है ये वाली कॉस्ट कितने एम्प्लॉयज की है सर, ये 5,100 एम्प्लॉयज की कॉस्ट है।
जो मैं यहाँ निकालूंगा, पर ये मैंने कॉस्ट नहीं निकाली है, ये तो सिर्फ मैं बता रहा हूं कि मैं ये एम्प्लॉय कॉस्ट उन परमानेंट एम्प्लॉयज की निकाल रहा हूं जो कि काउंट में कितने हैं 5100। अब ये 5100 एम्प्लॉयज को अगर आप 26 दिन, भाई एक दिन का एक 3000 रुपये मिलता तो 26 दिन का क्या मिलेगा उस हिसाब से निकालना है। तो 26 दिन 12 महीने और 3000 रुपये, समझे क्या? एक महीने में बंदा 26 शिफ्ट करता है, 26 दिन आता तो 26 शिफ्ट होती है, और साल भर में 12 महीने होते हैं, तो 26 इंटू 12 इतनी नंबर ऑफ शिफ्ट होंगी, और एक शिफ्ट का 3000 मिलता है। लेकिन क्या मैं इसको 12 महीने लिखूं या 6 महीने लिखूं? सर 6 महीने लिखिए। क्यों? अरे भाई पहले 6 महीने में 3000 का रेट रहेगा और वो भी 15% से बढ़ जाएगा। ओ माय गॉड। तो बाकी 26 दिन, बाकी 6 महीने में जो शिफ्ट का रेट है वो 3000 से 15% बढ़ के 3000 इंटू 115% हो चुका है। चलिए निकालते हैं। 5100 इंटू 26 इंटू 6 इंटू 3000 मेमोरी प्लस 5100 इंटू 26 इंटू 6 इंटू 3000 इंटू 115% मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल divided by 1 lakh. The answer will be 51316.2. 51316.2 that is एम्प्लॉय कॉस्ट परमानेंट वाला। चेक करिएगा कंप्यूटेशन और बताइएगा मुझे क्या आपको समझ में आ रहा है। सर नहीं समझ में आया। सर देखो भाई 5100 एम्प्लॉयज हैं, 3000 रुपये उनको एक शिफ्ट का मिलता है, तो एक महीने में 26 शिफ्ट और 6 महीने में 26 इंटू 6 शिफ्ट 3000। बाकी के 6 महीने सर जनवरी से लेके जून तक 3000 का रेट था, और जुलाई से फिर 15% रेट बढ़ गया था, तो 3000 का रेट 15% से मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, चलो अब कैजुअल एम्प्लॉयज का लिखता हूं मैं। तो कैजुअल एम्प्लॉयज हमारे 6000 इंटू 15%, बताइए कितने हो जाएंगे? सर बाकी बचे हुए 900 एम्प्लॉयज हमारे कैजुअल एम्प्लॉयज कहलाते हैं। अब इन कैजुअल एम्प्लॉयज को बोल रहा है कि हम इनको डेली वेज रेट देते हैं 850 का, डेली वेज रेट 850, पर ये सर सीपीआई के हिसाब से था, और अगले साल सीपीआई बढ़ जाएगा तो वेज रेट भी बढ़ जाएगी। तो बहुत सिंपल है, यूनिटरी मेथड से हम लिखेंगे 850 रुपीज तब हो रहा है जब हमारी सीपीआई है 165.17। तो जिस प्रपोर्शन में सीपीआई इंक्रीज हो जाएगा ऑटोमेटिक मेरा वेज रेट भी प्रोपोर्शनेटली चेंज कर दूंगा मैं। और अब सुनिए, ये तो हो गया मेरा रेट एक दिन का। अब 26 दिन वर्कर काम करते हैं, साल भर काम करते हैं, और ऐसे 900 वर्कर हैं। सर क्या इसमें 6 महीने अलग 6 महीने अलग नहीं होगा क्या? नहीं, देखो ना, इसलिए मैंने पूरा 12 एक साथ ले लिया, क्योंकि कैजुअल एम्प्लॉयज का साल भर का सेम रेट रहने वाला, पहले से ही आपने बढ़ा दिया ना। परमानेंट वालों का तो जुलाई से बढ़ाया था, इनका तो डे 1 से बढ़ा दिया, 1 जनवरी से ही बढ़ा दिया। तो 850 डिवाइडेड बाय 165.17 इंटू 173.59 इंटू 26 इंटू 12 इंटू 900 डिवाइडेड बाय 1 लाख, सर 2508.47। तो वैसे तो बहुत सारा डिजिट में आ रहा है, लेकिन अब हम लैक्स में लिख रहे हैं भाई, तो इतना तो हमको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, वरना तो बहुत ही टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा। तो 2508.57। बॉयज एंड गर्ल्स कैसा लग रहा है क्वेश्चन करके? रेवेन्यू तो ठीक था, रॉ मटेरियल भी ठीक था, पर एम्प्लॉय कॉस्ट का कैलकुलेशन बड़ा तगड़ा निकला सर, मजा आ गया। चलिए नाउ पावर कॉस्ट की बात कर लेता हूं। तो देखो भाई पावर कॉस्ट में भी ना 2 टाइप की पावर कॉस्ट है। पावर कॉस्ट जो फैक्ट्री में लग रही, दैट इज प्रोडक्शन रिलेटेड। तो जो प्रोडक्शन रिलेटेड पावर कॉस्ट है मेरे भाई, उसमें ये बोला उन्होंने कि 42 लाख रुपीज में से 7 लाख यूनिट, तो 6 रुपए का रेट आ जाएगा। लेकिन उसमें से 60% पावर जो है प्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज हो रहा था। तो मैं ऐसा बोलूंगा सर कि 7 लाख यूनिट्स में से 60% ये प्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज हो रहा था। और क्योंकि मेरा प्रोडक्शन जो है वो कितने परसेंट से बढ़ रहा है, 12% ग्रोथ हो रही प्रोडक्शन में, तो ये नंबर ऑफ यूनिट्स भी 12% से बढ़ जाएगी। सर नहीं समझा, 7 लाख यूनिट्स की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई है, 7 लाख यूनिट्स में से 60% यूनिट जो मेरी थी वो प्रोडक्शन रिलेटेड थी। तो 7 6 या 42 मतलब 4,20,000 यूनिट्स मेरी प्रोडक्शन रिलेटेड थी। और क्योंकि मेरा प्रोडक्शन 12% से बढ़ रहा है, तो वो प्रोडक्शन रिलेटेड यूनिट्स भी, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन भी 12% से बढ़ेगा। क्या हमको रेट बोला है कि रेट बढ़ जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी का रेट के बारे में कुछ नहीं बोला है। तो मैं सिंपली यहां पर रेट लगा दूंगा 42 लाख डिवाइडेड बाय 7 लाख, 6 रुपीज का मेरा रेट आएगा। तो रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वही 42 लाख ओपन 7 लाख। तो 7 लाख का 60%,
ये होता है 4,20,000। इसको 12% से इंक्रीज कर देता हूँ और इसमें 6 रुपए का रेट लगा देता हूँ और डिवाइडेड बाय 1 लाख कर देता हूँ, तो 28.224 आ रहा है सर मेरा। आप भी देख लो। अब मैं जो बाकी मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और क्वार्टर्स के लिए पावर कॉस्ट लग रही है ना, वो निकालता हूं। तो 7 लाख में से जो 40% यूनिट है वो जनरल एरियाज के लिए है, फैक्ट्री के लिए नहीं है। और सर उनका कोई चेंजेस नहीं, उसमें क्यों कोई चेंज आएगा? जनरल एरिया का खर्चा जब तक क्वेश्चन खुद से ना बोले क्यों बढ़ाऊंगा? सर ऊपर वाला आपने 12% से इसलिए बढ़ाया क्योंकि वो प्रोडक्शन रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, पर क्वार्टर में जो बिजली के खर्चे आ रहे हैं एडमिन, वो तो लगभग सेम ही रहेंगे, वो क्यों बदलेंगे भाई? ठीक है, 7 लाख इंटू 40% इंटू 6, तो ये हो जाएगा 16,80,000, मतलब 16.8 में यहां पर भी लिख रहा हूं। आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइस। मजेदार है सर, लेकिन ये अच्छा लग रहा है सर क्वेश्चन, भले बड़ा दिख रहा है लेकिन मजा तो आ रहा है। कंपनी ने 60 लाख सेफ्टी और मेंटेनेंस वर्क के लिए पे किए थे और ये भी प्रोडक्शन के रिलेशन में बढ़ जाएंगे सेफ्टी कॉस्ट। तो ये हुआ था सर 60 लाख रुपीज, और ये भी 12% से इंक्रीज कर देता हूं क्योंकि जितना प्रोडक्शन बढ़ा इसको भी उतने प्रोपोर्शन में बढ़ा दो। समझ गए ना? 67.2 लाख हो जाएगा। तो नंबर ऑफ यूनिट्स लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि प्रोडक्शन 12% से बढ़ना है, तो जो चीजें प्रोडक्शन पर डिपेंड कर रही है जिस प्रोपोर्शन में बढ़नी है वो भी 12% से बढ़ जाएगी। अब हम आते हैं सर कार हायरिंग चार्जेस, कॉस्ट रिलेटेड टू कार। अब इसमें तुमको ध्यान से समझना पड़ेगा बहुत अच्छे से, इसको अपन इनर कॉलम में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें सर दो चीजें आती मेरी, रेंट चार्जेस, कितना किराया देना पड़ता है आपको कार का, हायर चार्जेस बोलना चाहिए आइडियली, रेंट नहीं। तो हायर चार्जेस ऑफ द कार है 6 लाख रुपए, और क्या वो बढ़ने वाला है? उसके बारे में कुछ बढ़ने को नहीं बोला है सर, इट विल रिमेन 6 लाख रुपीज। अच्छा, डीजल की कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो डीजल की कॉस्ट जितनी भी थी वो बढ़ने वाली है क्या? सर डीजल की कॉस्ट थी 1,20,000 रुपये, वो 15% से बढ़ने वाली है। तो वो हो जाएगा 1,38,000। छह लाख ये हो गया 1,38,000। लेकिन सर दिक्कत की बात यह है कि अब आपने क्या बोल दिया उसको कि आप रिम्बर्समेंट करोगे, और जैसे ही आपने रिम्बर्समेंट बोला भाई जीएसटी वाले बोले लाओ बेटा लाओ, जीएसटी लाओ आरसीएम के हिसाब से, और आरसीएम के हिसाब से जीएसटी लगाओ 5% का, और क्रेडिट भी मत दो कुछ भी, 36,900 का। ये टोटल कॉस्ट तुम्हारी लग जाएगी, और इसको 1 लाख से डिवाइड कर दूं अगर मैं, तो 7.749 आता है सर मेरा भी। समझ रहे हो आप मैं क्या बोलना चाहता हूं? तो सर उसमें क्रेडिट नहीं मिल रहा है ना, तो क्रेडिट जब नहीं मिलता है जीएसटी का तो वो कॉस्ट में ऐड हो जाता है, वही प्रॉब्लम है, इसलिए इसमें कॉस्ट में ऐड हो गया सर। चलो फिर आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में बोला है कि 80,40,000 था, नहीं नहीं 80,40,00,000 था, और 15% कम रहेगा। तो 80,40 लाख, 8,040 लाख, 8,040 लाख, उसको 15% कम कर दो, तो ये जगह 6,834। भारी डेप्रिसिएशन है भाई, खतरनाक। चलिए भाई अब हम लोगों को प्रॉफिट निकालने का है, देखते हैं प्रॉफिट सही निकलता है कि नहीं हमारा। डैप इजी था ना भाई, आई नो कि डैप में कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो 108192 माइनस 48686.4 माइनस 51316.2 माइनस 2508.47 माइनस 28.224 माइनस 16.8 माइनस 67.2 माइनस 7.749 माइनस 6,834। सर ये तो 1273 का लॉस हो रहा है सर, गलती हुई होगी सर, कुछ लॉस नहीं होगा। अरे देख लेते ना आंसर, गलती हुई होगी तो पकड़ में आ जाएगी। 1273.043 का लॉस भाई साहब, मैच करेला एकदम कट टू कट, एक बार में दनादन। मजा आया कि नहीं भाई? जल्दी कर दो संतोष ओपी, एक एक आइटम को अपन ने बेहतरीन तरीके से कर लिया, डिटेल्ड कैलकुलेशन करके, और बिल्कुल मैच कर गया। करने के बाद उतना दिक्कत नहीं लग रहा जितना धक धक पहले लग रहा था। क्यों भाई उल्लास भाई, ये कहना चाहते हो ना? बिल्कुल बराबर बात है तुम्हारी, ठीक है।
अरे तुमने तो कोहली की फोटो लगा के रखी भाई, तुम्हें तो डरना ही नहीं चाहिए किसी चीज से, है कि नहीं? बहुत बढ़िया, मजबूत था, बिल्कुल जबरदस्त। दिया है सर नवंबर 23 का क्वेश्चन, जो दिखने में भारी है लेकिन सिर्फ लेंदी है, कॉन्सेप्ट वाइज कुछ भारी नहीं है। एचएल लिमिटेड प्रोड्यूस भी करते हैं और बेचते भी हैं 4 वैरायटी ऑफ बेवरेजेस। बेवरेजेस मतलब समझते हो ना, ड्रिंक्स, उसमें कोल्ड बेवरेजेस भी आते हैं, हॉट बेवरेजेस भी आते हैं। द पास्ट डेटा शोज डिफरेंट डिमांड पैटर्न्स फॉर वेरियस क्वार्ट, ठीक है। द सेल्स क्वांटिटी एंड सेलिंग प्राइस आर गिवन। सेल्स क्वांटिटी हमको सर चारों की दी हुई है सितंबर मंथ की, और सेलिंग प्राइस भी दी हुई है फॉर द क्वार्टर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। अक्टूबर नवंबर, ये सितंबर का है, इसके आगे की बात कर रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। एस्टिमेशन ये है कि सर क्लाइमेट चेंज की वजह से ठंड बढ़ने लगती है ना भाई अक्टूबर से, हॉट कॉफी वुड इंक्रीज एवरी मंथ बाय 50%। सीधी बात है, अक्टूबर में ठंड रहेगी, नवंबर में और ठंड रहेगी, दिसंबर में और ठंड रहेगी, तो सर 50% से हॉट कॉफी की डिमांड बढ़ेगी। एंड द डिमांड फॉर द कोल्ड कॉफी वुड डिक्रीज बाय एवरी मंथ बाय 30%। लॉजिकल है सर, सीजन वाली बात है। द डिमांड फॉर फ्रूट जूस विल ऑल्सो इंक्रीज, ठंड में यार लोग फ्रूट जूस भी कम पसंद करते हैं। एंड देयर आफ्टर इट विल रिमेन कॉन्स्टेंट। तो फ्रूट जूस विल डिक्रीज बाय 20% इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। सितंबर से अक्टूबर में डिक्रीज हुआ, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में कॉन्स्टेंट रहेगा। HL Limited would able to sell only 60,000, 50,000 and 30,000 यूनिट्स ऑफ। अच्छा, सॉफ्ट ड्रिंक का तो उसने सर परसेंटेज नहीं दिया, सॉफ्ट ड्रिंक का तो उसने हमको नंबर ही दे दिया, सीधे सीधे काउंट ही दे दिया, क्योंकि उसको पता है भाई अक्टूबर नवंबर में कौन कोल्ड ड्रिंक पिएगा, तो सीधे नंबर काउंट बहुत ही कम हो गया, 60, 50 और 30, सीधे नंबर ही दे दिया तुमको। सेलिंग प्राइस में कोई चेंज नहीं आने वाला है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फॉर द पीरियड आपको दी हुई है कि सितंबर का क्लोजिंग स्टॉक क्या होना चाहिए, अक्टूबर का क्लोजिंग स्टॉक क्या होना चाहिए, नवंबर का, दिसंबर का, बढ़िया है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द प्रोडक्शन बजट। अब मुझे एक बात बताओ, जस्ट बिकॉज मेरे पास 4 फिनिश गुड्स हैं और 3 अलग अलग महीने हैं, इट इज बिकमिंग अ लेंदी क्वेश्चन। अदरवाइज तुम्हें पूरे क्वेश्चन को पढ़ के ऐसा लगा कि कॉन्सेप्चुअली कुछ बड़ी चीज है इसके अंदर। तो अपन एक काम करते हैं, पूरा क्वेश्चन नहीं करेंगे, अपन ना फॉर्मेट बना के 1 महीना कंप्लीट करते हैं या 2 महीना कंप्लीट करते हैं, बाकी छोड़ देंगे। लेकिन ये सोचते हैं कि सर इसको पेपर में प्रेजेंट कैसे करेंगे, ये एक चैलेंज है, इसके बारे में थोड़ा सोचते हैं। अब सर क्या होता है ऐसी चीज़ों में ना, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, या तो आप एक एक प्रोडक्ट एट अ टाइम ले लो और उसका पूरा पूरा बजट बनाओ, या तो सारे के सारे अगर लोगे तो फिर आपको क्या चैलेंज आएगा मैं बताता हूँ। क्योंकि आपको हर एक महीने में सेल्स कितना है, क्लोजिंग कितना है, ओपनिंग कितना माइनस करना है, प्रोडक्शन कितना, ये भी निकालना है। तो इतना सारा डेटा एक साथ मैनेज नहीं होगा, तो इट विल बी बेटर कि हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग ले लें, ठीक है, अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग बजट बना लें। ये भी हम बिल्कुल कर सकते हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का करना है तो मैं एक प्रोडक्ट का बना देता हूँ और बाकी का तुम लोग खुद बनाना। तो आइए, नवंबर 23 का सवाल भी हम लोगों ने करना है। पर सर अलग अलग में टाइम जाएगा, तो फिर भी सोचते हैं ना, लेट्स ट्राई, चलो लेट्स ट्राई। अगर तुम ओवरऑल कॉम्बो बनाना चाहते हो तो भी बहुत चैलेंजिंग होगा, तुम समझो ना बात को। तुम सोचो तुमको कितने कॉलम बनाने पड़ेंगे, मैं तुमको बताता हूँ। यू हैव टू मेक 3 4 12 कॉलम्स। 12 कॉलम्स तो बना पाओगे कैसे? इफ यू फील यू कैन मेक 12 कॉलम्स, तो नथिंग लाइक दैट। तो जैसे मान लो यहाँ पर्टिकुलर्स डाल दूं मैं, लेट्स ट्राई टू मेक 12 कॉलम्स। यहीं से ले लेता हूँ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर। अच्छा, टोटल लेना जरूरी तो नहीं है, पर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ही बोला है, तो टोटल लेना जरूरी नहीं है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। चलो एक काम करो, ऐसे ही कर दो, कॉम्बो बनाते हैं। चलो बन तो गया है सर, उतना कोई बड़ा चैलेंज नहीं आया है, थोड़ी जगह की कमी है लेकिन हो गया है, हो तो गया है, ऐसा नहीं इम्पॉसिबल है। और आप भी चाहो तो अपने एक्चुअल पेपर में भी कॉपी को लैंडस्केप में करके सॉल्व कर सकते हो। आई डोंट थिंक उसमें एग्जामिनर को कोई प्रॉब्लम होगी उस चीज़ को लेकर। अब मैं यहाँ पर प्रोडक्ट के नाम लिख देता हूँ, तो हॉट कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी, उसके बाद फ्रूट जूस,
एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स। अब एक का करके देखते हैं ना, हॉट कॉफी का करके देखते हैं। तो हॉट कॉफी के लिए मैं अगर यहाँ लिख दूँ सेल्स, देखता हूँ इतने में डेटा हमारा मैनेज होगा कि नहीं। तो हॉट कॉफी में 1,40,000 यूनिट्स थी, लेकिन सर आप बोल रहे हो कि 50% से हर मंथ बढ़ेगी, हर मंथ बढ़ेगी 3 महीने में। तो सर मुझे थाउजेंड्स में दिया है, तो 2,10,000 करता हूँ मैं यहाँ, या फिर के करना पड़ेगा 210K। सब कुछ थाउजेंड्स में है क्या? हाँ, इसको तुम के में लिख सकते हो, तो रुपीज इन थाउजेंड्स लिख सकते हो ऊपर। नहीं यार, पर ये तो यूनिट्स है ना, यूनिट्स को कैसे रुपीज इन थाउजेंड्स में लिखेंगे? तो ऑल द अमाउंट्स आर इन थाउजेंड्स, ऐसा मान के चलना पड़ेगा। ठीक है, वैसा मान के चलते हैं। तो 1,40,000 प्लस 50%, तो 210K करता हूँ यहाँ, फिर 50% बढ़ा देता हूँ 315K नवंबर में, फिर 50% बढ़ा देता हूँ तो 472.5 दिसंबर में। क्लोजिंग सर हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्लोजिंग इज गिवन एज फॉर हॉट कॉफी, इट इज गिवन एज 15, 13 और 11। और अगर मैं ओपनिंग की बात करूँ तो जो सितंबर का क्लोजिंग दिख रहा है 12, वो यहाँ ओपनिंग बन जाएगा अक्टूबर का, और ये 15 यहाँ का ओपनिंग और ये 13 यहाँ का ओपनिंग। तो प्रोडक्शन बजट मेरा निकल कर आ सकता है यूनिट्स में 213, 315 प्लस 13 माइनस 15, 313, 472.5 प्लस 11 माइनस 13, 470.5। हमको प्रोडक्शन बजट इन यूनिट्स बोला है और सेल्स बजट इन यूनिट एंड वैल्यू। सर सेल्स बजट इन वैल्यू भी पूछा है। चलो प्रेजेंटेशन देख लें आप। अरे प्रेजेंटेशन देख लें क्या, अभी टाइम पास नहीं करना है, इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा सॉल्यूशन वाइज चीजें नहीं है। तो देखो इन्होंने क्या किया सर, ओ दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड फॉर्मेट दैट वी कैन डू। एक्चुअली मंथ वाइज अलग अलग किया इन्होंने, पर क्या कर दिया इन्होंने, बोले देखो यार ज्यादा लोचा नहीं करेंगे, अपन चारों प्रोडक्ट का बना लेते हैं और पहले अक्टूबर का प्रॉपर शांति से करते हैं। मतलब सेल्स क्लोजिंग स्टॉक वाली चीज को रिपीटेटिव वे में लिख दिया, विच इज फाइन, आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम इन दैट। तो ये देखो हमको सीखने मिला सजेस्टेड आंसर से कि ऐसा भी दिखा सकते हैं जो हमारी कॉपी में ढंग से आ भी जाएगा। कि देखो कोई ना कोई चीज तो तुमको रिपीट बार बार करनी पड़ेगी, या तो तुम अक्टूबर नवंबर दिसंबर बार बार रिपीट करो, या तो प्रोडक्ट के नाम बार बार रिपीट करो, या तो फिर सेल्स क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक बार बार रिपीट करो। बेटर ये है कि हम रो वाले आइटम को बार बार रिपीट करेंगे ना, तो रो में हमारी कमी नहीं होती, कॉलम्स में ज्यादा प्रॉब्लम होता है, ज्यादा चैलेंज आता है सॉल्व करने में। तो दैट्स अ गुड थिंग वी हैव लर्न फ्रॉम दिस, द फॉर्मेट। हमने यहाँ पर इसका फॉर्मेट सीखा, दैट इज अ गुड थिंग वी हैव अंडरस्टूड हियर, कि भाई इसका फॉर्मेट बहुत अच्छा है कि वो सेल्स क्लोजिंग इन सब चीजों को बार बार रिपीट कर रहा है। तो देखो आप हॉट कॉफी में 213 आ रहा है, फिर 313 आ रहा है, फिर 470.5 आ रहा है, बिल्कुल बराबर आ रहा है सर हमारा। यही तुम्हारे दिमाग में चल रहा था, वेरी गुड अभिनव भाई। ठीक है, सेल्स बजट को देख लो कैसे दिखाया इन्होंने, सेल्स बजट की क्वांटिटीज दिखा दी, अमाउंट दिखा दिया, क्वांटिटीज दिखा दी, अमाउंट दिखा दिया, क्वांटिटीज दिखा दी। इसमें इतना चैलेंज नहीं, क्योंकि इसमें तुमको बार बार अलग अलग चीज नहीं दिखानी ना, ओपनिंग क्लोजिंग ये सब नहीं दिखाना है, तो ये तुम कर सकते हो, ये तुम कंबाइंड बना सकते हो। तो नाउ आई थिंक गाइस शुड बी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या देखो मैं सीधे आंसर देख लेता ना तो मैं सोचने में मजबूर नहीं होता, तो हमने जानबूझ के खुद से ट्राई करने की कोशिश करी, खुद से सोचने की कोशिश करी, फिर जब हमने सजेस्टेड आंसर देखा ना तो हमको सीखने को मिला कुछ। ठीक है, चलो गुड सर, नो प्रॉब्लम। अब मैं आता हूं आरटीपी मई 2018 में। दिस इज अ गुड क्वेश्चन सर, इसको पढ़ते हैं। मई 18 का आरटीपी है ये, ठीक है। जी लिमिटेड मैन्युफैक्चर करते हैं दो प्रोडक्ट्स एम एंड एन, बोथ द प्रोडक्ट यूज अ कॉमन रॉ मटेरियल है जेड। तो दो फिनिश गुड्स, एक मटेरियल, मटेरियल की परचेज प्राइस है 36 पर केजी फ्रॉम द मार्केट। The company has decided to review inventory management policy for the upcoming year. The following information has been extracted from departmental estimate for the year ended 31st March for the budget period. ये दोनों की सेल यूनिट्स दी हुई हैं। फिनिश्ड गुड्स इंक्रीज बाय ईयर एंड, जनरली क्या होता है हमको क्लोजिंग स्टॉक देता है और ओपनिंग स्टॉक देता है, सेल्स में क्लोजिंग जोड़ते हैं और ओपनिंग माइनस करते हैं तो प्रोडक्शन निकलता है। पर मुझे एक बात बताओ, क्लोजिंग को जोड़ना और ओपनिंग को माइनस करना ये एक तरह का इंक्रीज इन स्टॉक ही तो हुआ। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो इसी को तो इंक्रीज इन स्टॉक बोलेंगे। तो क्या आप इससे सीधे प्रोडक्शन यूनिट्स भी निकाल सकते हो? हाँ, अगर मैं सेल्स में इंक्रीज इन स्टॉक जोड़ दूं
तो मुझे पता चल जाएगा कि प्रोडक्शन यूनिट्स कितना है। सोचने की कोशिश करो एक बार। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग का नेट दे दिया तुमको, दिस इज अ न्यू पॉइंट इन द क्वेश्चन। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग का नेट क्वांटिटी दे दिया तुम, ठीक है। फिर बोल रहा है पोस्ट प्रोडक्शन रिजेक्शन रेट। प्रोडक्शन करने के बाद कुछ रिजेक्शन रेट आती है हमारी सर, मतलब 4% हमारा डिफेक्टिव आइटम निकल जाता है या फिर स्पॉइल्ड आइटम निकल जाता है जिसको हम यूज नहीं कर सकते, तो अकॉर्डिंगली हमको प्रोविजन बना के ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। फिर बोल रहा है मटेरियल जेड का इतना यूसेज लगता है और उसमें भी वेस्टेज है, तो वहां पर भी हमको सर परचेजिंग थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी वेस्टेज को माइंड में रखते हुए। फिर बोल रहा है यूसेज ऑफ मटेरियल इज एक्सपेक्टेड टू बी कांस्टेंट रेट ओवर द पीरियड। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट दिया हुआ है सीसीपीयूपीए का परसेंटेज 11%, ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया 320। और फिर एक खास बात बोली क्वेश्चन ने, बहुत खास बात, मैनेजमेंट ऑफ जी लिमिटेड हैज डिसाइडेड देयर शुड नॉट बी मोर देन 40 ऑर्डर्स इन अ ईयर फॉर द रॉ मटेरियल जेड। मटेरियल जेड के लिए एक साल में 40 से ज्यादा ऑर्डर नहीं होने चाहिए। तो यहां पर मटेरियल का और बजट का कॉम्बो बना दिया इस क्वेश्चन में, बजटिंग भी दिया है और मटेरियल चैप्टर भी दिया हुआ है, ईओक्यू भी पूछ लिया है, ठीक है। Prepare the functional budgets for the year ended 31st March 2018 under the following headings. Production budget for product M and N in units. Purchase budget for material Z in kgs and values. तो आपने फंक्शनल बजट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2018 अंडर द फॉलोइंग हेड्स, ठीक है सर। और परचेजेस बजट, फिर ईओक्यू निकालना है। फिर जो तीसरा पार्ट है ना, वो क्वेश्चन का अच्छा पार्ट है। क्या बोल रहा है? If there is a sole supplier for the material Z in the market and supplier do not sell more than 4000 kg of metal at a time, keeping the management purchase policy and production quantity mix into consideration, calculate the maximum number of units product M and N could be produced. तो पूरा का पूरा क्वेश्चन अच्छा है, मजा आएगा सर। आइए करते हैं, पहले कॉपी कर लेता हूँ मैं नोटबुक में इसको। ठीक है सर, अगर मुझे प्रोडक्शन बजट बनाना है, सेल्स मेरे पास दिया हुआ है, तो आई कैन मेक इट अकॉर्डिंगली। तो हम लोग क्या करते हैं ना सर, पहले एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। ये वर्किंग नोट भी क्या बनाना, हमको दो ही का है ना, एम और एन का, ठीक है। प्रोडक्शन बजट सीधे नाम ही डाल देता हूँ, पार्ट वन पार्ट ए। पार्ट वन का सब पार्ट ए, प्रोडक्शन बजट। इसमें अगर मैं बोलूं सर पर्टिकुलर्स और एम और एन, पहले हम लेते हैं सेल्स यूनिट्स 28,000 यूनिट्स एंड 13,000 यूनिट्स। उसके बाद मैं ले लेता हूं स्टॉक इंक्रीज, तो ये वैल्यू हमको ऐड करनी है सर, 320 एंड 160। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड यूनिट्स कितना होगा? अच्छा गुड यूनिट्स, हाँ इतनी तो गुड यूनिट्स चाहिए हमको जो नॉन डिफेक्टिव हो। तो 28,320। पर अब मैं फैक्टर इन करूंगा क्या, अब मैं रिजेक्शन को फैक्टर इन करके निकालूंगा प्रोडक्शन बजट कंसीडरिंग रिजेक्शन रेट या कंसीडरिंग रिजेक्शन। तो जो 28,320 है ना सर, वो 4% के रिजेक्शन के बाद उतनी मुझे चाहिए, तो बनानी तो ज़्यादा पड़ेगी ना। और ये 13,160 तो मेरी रिजेक्शन के बाद इतनी बचनी चाहिए।
विच इज़ 6% है, तो ये 94% की इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो 28,320 डिवाइडेड बाय 96% विच इज 29,500, 13,160 डिवाइडेड बाय 94% विच इज 14,000 यूनिट्स। 14,000 यूनिट्स हमारे प्रोडक्ट। एक बार देख लीजिए सारे बच्चे, क्या आप लोगों को कुछ खास बात इसमें समझ में आई? सर ये जो कंसीडरिंग रिजेक्शन वाला पॉइंट था, ये इस क्वेश्चन का लर्निंग था। स्टॉक इंक्रीज वाला जो पॉइंट था, ये भी इस क्वेश्चन का लर्निंग था। अभी तक नहीं तो आप प्रोडक्शन बजट एटसेट्रा निकाल रहे तो बड़ा सिंपल था, प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, रिजेक्शन वाला कोई पॉइंट नहीं था। ठीक है, चलो। अच्छा, जेबीबीबी में सोडा वाला क्वेश्चन में है। ठीक है, गुड। चलो अब मैं आता हूँ पार्ट नंबर बी में। लेट्स कम टू पार्ट बी। लेट्स कम टू पार्ट बी सर। नहीं, May 24 में कहाँ आया था? ये नहीं आया था। अच्छा, जेपीबीपी में आया था। ओके, अब सुनो सर। अब हमें मटेरियल परचेजेस बजट बनाना है, तो पहले कंजम्पशन निकालना होगा। तो मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ, मटेरियल परचेज बजट। अच्छा, मटेरियल हमारे पास एक ही है, इसलिए उतनी प्रॉब्लम नहीं है ना, दो कॉलम्स नहीं बनाने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ बोलूँगा पर्टिकुलर्स, यहाँ लिख दूंगा अमाउंट, और यहाँ लिखूंगा मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 29,500 यूनिट्स ऑफ एम। तो ये हो जाएगा सर हमारा, कितना रिक्वायरमेंट बोला आपको? 5 kg का यूसेज है, 5 kg। उसके बाद सिमिलरली मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 14,000 यूनिट्स ऑफ एन। तो एन में कितना मटेरियल लग रहा है ब्रो? एन में लग रहा है 6 kg। अगेन यहाँ पर भी जो ये फिगर निकलेगा सर, ये नेट फिगर कहलाएगा। टू 31,500। और अब अगर मैं बोलूं सर यहाँ पर, क्या मटेरियल का कोई ओपनिंग क्लोजिंग दिया है सर? नहीं। तो मटेरियल परचेज कंसीडरिंग वेस्टेज। अच्छा, यहाँ पर कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया, तो हम यही मानेंगे ना कि मटेरियल में कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं, जितना कंजम्पशन है उतना ही हमारा परचेजिंग भी है। होता तो पहले मैं नेट मटेरियल रिक्वायर्ड में से पहले नेट मटेरियल टू बी परचेज निकालता, फिर रिजेक्शन वाली चीज़ को हटाता, ऐसा। तो अभी नहीं दिया है तो फिर दिक्कत नहीं है सर। अरे पर इसमें प्रोडक्ट वाइज बोल रहा है। अरे भाई साहब, कि एम बनाने में जो वेस्टेज हो रहा है वो 10% का हो रहा है, एन बनाने में 5 का हो रहा है। तो ये भी मेरे को कॉलम वाइज करना पड़ेगा। अब कोई ना, अब तो नहीं करूँगा, अब यहीं कर देता हूँ। 147, ये गलती हो गई हमसे भाई। गलती तो नहीं, मतलब अब दिख गया, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है सच। तो टोटल जो ये दिख रहा है आपको, ये 90% इसका और 84,000 का 95%। मतलब रादर देन taking this total, I have to split it for both purposes and accordingly calculated। और फिर यहाँ पर परचेज का ऐड करना पड़ेगा। 147,500 डिवाइडेड बाय 90%, एम प्लस 84,000 डिवाइडेड बाय 95%, एम प्लस मेमोरी रिकॉल। तो इट इज कमिंग टू 252,310 kg। 252,310 kg, 252,309.94 आ रहा है, तो 252,310 kg लिख रहा हूँ इसको। ठीक है, बता दो चलेगा क्या? अरे ऑल राइट है, ओके रिपोर्ट है, एकदम लाजवाब है, एकदम जबरदस्त, जिंदाबाद है। क्लियर एंड डन कर दो भाई। तो प्रोडक्शन बजट तूने समझ लिया, रिजेक्शन रेट को दिमाग में रखते हुए, यहाँ वेस्टेज को दिमाग में रखते हुए, प्लस इन्वेंट्रीज कुछ भी नहीं दिए, तो जो हमारा कंजम्पशन है
वही हमारा परचेज भी हो जाएगा। यही कंजम्पशन बजट, यही परचेज बजट, दोनों अलग अलग बनाने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, ई ओ क्यू निकालो। चलो भाई, ई ओ क्यू तो बहुत दिन पहले निकाला था, प्रैक्टिस हो जाएगी ई ओ क्यू निकालने की। तो ई ओ क्यू हो जाएगा हमारा 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट। तो एनुअल रिक्वायरमेंट तो अभी निकला है मटेरियल का 252,310 kg, इतना परचेज करना ही है। इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट 320 रुपये दिया ही हुआ है। मटेरियल की परचेज प्राइस 36 रुपीज़ है, उसमें 11% का कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज, तो सीसीपी यूपी आ जाएगा। अब ये जो आया है सर, इसको मैं स्क्वायर रूट कर दूंगा, ठीक है। बताइए कितना। तो 2 इंटू 252,310 इंटू 320 डिवाइडेड बाय 36 डिवाइडेड बाय 0.11 स्क्वायर रूट 6386। एक बार में आपको 6,386 kg ऑर्डर करना चाहिए। थर्ड पार्ट है इसका जबरदस्त सर। थर्ड पार्ट मटेरियल के हिसाब से बहुत बढ़िया है। सर मटेरियल जेड सिर्फ एक ही सप्लायर भेजता है, कमी है इसकी। रॉफ लाला अकेला भेजता है मटेरियल जेड, और कहीं मिलता नहीं भाई। एक ही बंदा है जो सप्लाई करता है, रॉ मटेरियल जेड। और सप्लायर जो है वो 4,000 kg से ज़्यादा बेचता नहीं है भाई। उसकी खुद की टर्म्स है, उसको पता है कि उसकी मोनोपोली है। कहता भी एक बार में 4,000 kg दे पाएंगे बस, उससे बड़ा लॉट वो बेचता ही नहीं। रिस्क है ना उसमें, थोड़ा इन्वॉल्व है रिस्क। तो कीपिंग द मैनेजमेंट परचेज पॉलिसी एंड प्रोडक्शन क्वांटिटी मिक्स इनटू कंसिडरेशन, कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड। तो मैंने क्या बोला सर, देखो मैंने बोला कि सबसे पहले तो ये निकालते हैं टोटल मटेरियल अवेलेबल कितना रहेगा हमारे पास इन द ईयर। तो दो चीजें आपको रखनी है। तो एज पर पॉलिसी ऑफ कंपनी मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स आर, दिया है पीछे, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स आर 40। दूसरा, ऑर्डर साइज इन वन ऑर्डर, एक ऑर्डर की जो ऑर्डर साइज है वो 4,000 kg से ज्यादा नहीं हो सकते मैक्स। तो साल भर, सामने वाले की भी कंडीशन है, तुम्हारी भी कंडीशन है। सामने वाला बोल रहा है मैं 4,000 से ज्यादा भेजूंगा नहीं, और तुम बोल रहे हो कि मैं 40 बार से ज्यादा मंगवाऊंगा नहीं। तो भले तुमको 2,52,000 kg की जरूरत है, पर 1,60,000 से ज्यादा अवेलेबल नहीं है। तो इस पूरे साल में टोटल मटेरियल अवेलेबल जो होगा वो इतना होगा। अब सुनो सर, ध्यान से सुनना ना। मटेरियल मिक्स विदाउट लिमिट, विदाउट लिमिटिंग फैक्टर। अभी तो क्या लिमिटिंग फैक्टर आ गया, पर जब लिमिटिंग फैक्टर नहीं था तो मटेरियल मिक्स कितना था सर, एम को बनाने में अलग था, एन को बनाने में अलग था। तो आप 2,52,310 kg को कैसे लगा रहे थे, ओपन ने निकाला हुआ है पर ऐसे अलग अलग वैल्यू लिखी नहीं थी। तो मैं बोलूँगा सर 147,500 डिवाइडेड बाय 90% वेस्टेज को कंसिडर करते हुए, ये एम के लिए था। और 131, सॉरी नॉट 131, 84,000 अपॉन 95% ये एन के लिए था। considering that part now. तो सर मटेरियल मिक्स लग रहा था 163,889 kg का, और इसमें लग रहा था 93,333, और इन दोनों को मिला के ही वो आया था ना 163,889 प्लस 93333। नहीं यार, कुछ गड़बड़ आ रहा है। 84,000 डिवाइडेड बाय 0.95, 8842 बनेगी। सॉरी, मैंने इसको भी आई थिंक 90% से डिवाइड कर दिया। तो वो जो हमारा 252,310 आया ना भाई, ये 252,310, मैं इसके ब्रेकअप की बात कर रहा हूँ।
कि 252,310 में से कितना मटेरियल का मिक्स जो है वो एम में लगना था, कितना एन में लगना था. नाउ मटेरियल यूसेज considering limiting factor at same mix. अब तुम्हारे पास कितना मटेरियल है बताओ. अब 1,60,000 kg है, तो बस 1,60,000 kg को इस रेशियो में बांट दो. इस रेशियो में तुमको बांटना पड़ेगा 1,60,000 को. मतलब मिक्स को वही मेंटेन रखते हुए तुमको अब 1,60,000 kg को बांटना है. यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 1,60,000 kg. तो 1,60,000 डिवाइडेड बाय 252,310 into 163,889 gives you 1,03929. 1,03929 kg. Again 1,60,000 divided by 252,310 into 88421. It should be 56071. मतलब तुम थोड़ा समझने की कोशिश करना. अगर मेरे पास कोई कमी नहीं होती मटेरियल की तो मैं 252,310 का मुझे मटेरियल चाहिए था और इस रेशियो में दोनों में लगाता तो अकॉर्डिंगली जितनी यूनिट हमने सोची थी उतनी प्रोड्यूस होती. पर अब मटेरियल हमारे पास उतना नहीं है. पर क्वेश्चन बोल रहा है कि आप अपने परचेज पॉलिसी और प्रोडक्शन क्वांटिटी मिक्स को दिमाग में रखते हुए मटेरियल को फिर से यूज करो और बताओ अब हम एम और एन की कितनी यूनिट बना पाएंगे विद द गिवन यूनिट्स. या कोई रैंकिंग वैंकिंग नहीं देनी थी, वही मिक्स को मेंटेन रखते हुए आप बताइए कि विद द गिवन मटेरियल आप कितना एम और एन बना पाओगे. तो अब मैं यहां पर बोलूंगा सर कि इतना हम परचेज करेंगे, इतना हम परचेज करेंगे सर डेफिनेटली. इसमें से मैं बोलूंगा मटेरियल आफ्टर वेस्टेज कितना बचेगा बताओ. आफ्टर वेस्टेज मटेरियल कैसा मिलेगा. मटेरियल आफ्टर वेस्टेज तो हाँ सही बात है, रियल वर्ल्ड में ऐसा कौन करेगा कि नहीं भाई मैं 40 ऑर्डर ही करूंगा, मैं नहीं मानूंगा. तो 10% का वेस्टेज होता है तो बचता है हमारे पास 93536.1 kg. उसके बाद 56071 में से 5% का लॉस होता है तो बचता है 53,267.45 kg. अब इसमें भी देखना प्रोडक्शन टोटल कितना होगा. सर एक यूनिट बनाने में कितना कितना केजी लग रहा है, 5 kg और 6 kg. तो 93536.1 को 5 से डिवाइड करूंगा मैं और 53,267.45 को 6 से डिवाइड करूंगा. तो बताइए कितनी यूनिट बन सकती है. 93536.1 डिवाइडेड बाय 5 तो आना चाहिए 18,707 और 53,267.45 डिवाइडेड बाय 6 तो इससे बननी चाहिए थी 8878 यूनिट्स. पर ये तो सर बिफोर रिजेक्शन है. अब बताइए प्रोडक्शन आफ्टर रिजेक्शन. तो फाइनली जो गुड यूनिट्स हमारी बचेंगी आफ्टर रिजेक्शन वो कितनी होंगी. तो रिजेक्शन का रेट भी दिया है 4%, 6%. मतलब 96% कहला गया. और 8878 में से भी 94% बचेगा. 4 और 6 बोला ना. यस. तो 18707 माइनस 4% गिव्स मी 17959 बोलूंगा मैं यूनिट्स. और 8878 माइनस 6% 8345. तो दिखने में कितना छोटा पॉइंट लग रहा था लेकिन सर इसने मतलब दिमाग की दही कर दी पूरी. तो अभी देखना भी पड़ेगा कि सही निकला है कि नहीं. तो 18707 यूनिट टू बी प्रोड्यूस्ड. इन्होंने यार वो नहीं किया क्या, हमने थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगा लिया क्या. आफ्टर रिजेक्शन टू बी प्रोड्यूस्ड बोल रहा है ना. प्रोड्यूस करने के बाद रिजेक्शन हटाने के बाद कितनी बचेगी पूछा नहीं है. बट ठीक है अभी निकाल दिया तो ऐसा नंबर नहीं कट जाएगा तुम्हारा. उनका आंसर यहीं तक आके समाप्त हो गया. बट मैंने और आगे तक निकाल दिया कि इतना बनाऊंगा उसमें से भी फिर वेस्टेज निकलेगा उतना ही बचेगा. बट ठीक है उतना उसने पूछा नहीं था.
तो 1870 8878 उतना तो ठीक है, वहां तक तो कर दिया। तो सर एक बार रिपीट कर लेते हैं थर्ड वाले पार्ट को। थर्ड पार्ट में एक्चुअली में हुआ क्या है, हमारे पास एक सोल सप्लायर है मटेरियल जेड का, और वो कह रहा है कि मैं आपको एक बार में 4000 केजी से ज्यादा नहीं बेचूंगा, और कंपनी की खुद की पॉलिसी है कि 40 से ज्यादा ऑर्डर करेंगे नहीं साल भर में। तो 1,60,000 से ज्यादा केजी फिर अवेलेबल ही नहीं होगा मटेरियल का। अब कीपिंग द मैनेजमेंट परचेज पॉलिसी एंड प्रोडक्शन क्वांटिटी मिक्स इनटू कंसीडरेशन, बताइए मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ एम एंड एन दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड। तो मैं बोलूंगा सर देखो पहले तो बता दो 1,60,000 केजी है। अब सुनो 250 to 310 केजी जो है वो एम और एन में कितना लगना था, इतना लगना था। तो अब बचा हुआ 160 को भी उसी रेशियो में लगाओ। उस हिसाब से मटेरियल तुम्हारे पास आफ्टर वेस्टेज कितना बचेगा, इतना, उसमें से आप कंजम्पशन डिवाइड कर दो, तो कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स बन सकती वो आ गया, और कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स रिजेक्शन के बाद बचेंगी वो भी आ गया, जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया है सॉल्यूशन में, तो जरूरत नहीं थी, अपन ने एक्स्ट्रा कर दिया, दैट इज ओके। पर जो पूछा था वो तो निकाल दिया ना, जो पूछा था वो तो निकाल दिया। आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइस। ठीक है, आगे बढ़ू मैं। छोटा क्वेश्चन बड़ा सॉल्यूशन, और पिछला था बड़ा क्वेश्चन छोटा सॉल्यूशन। तो ऐसा होता है भाई, कभी कभी जो डिफिकल्टी लेवल है ना वो क्वेश्चन की साइज को देख के समझ में नहीं आता, करके समझ में आता है। ठीक है, तो इसको मैं डन कर रहा हूं। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। नवंबर 18 जो कि मुझे सिर्फ तुमको ऐसे ही बताना है। पहले तो तुम क्वेश्चन को पढ़ो। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, उसका सेल्स बजट दिया हर मंथ का, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। उसके बाद बोल रहा है मैन्युफैक्चर करने की स्टैंडर्ड कॉस्ट है 1500 रुपये, और उसको तुम बेच सकते हो एट अ प्राइस ऑफ 2000, और डीलर्स को डिस्काउंट देना पड़ता है 15% का, तो नेट डिस्काउंटेड प्राइस अलग आएगी। अपार्ट फ्रॉम द अदर मटेरियल 2 यूनिट्स ऑफ बैटरी आर रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर द गैजेट, और कंपनी जो है स्टॉक ऑफ द बैटरीज रखती है 30% ऑफ नेक्स्ट मंथ प्रोडक्शन, एंड होल्ड स्टॉक ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गैजेट्स टू कवर 25% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल। 3250 यूनिट्स ऑफ बैटरी एंड दिस वर इन ओपनिंग स्टॉक, प्रिपेयर द प्रोडक्शन बजट एंड परचेज बजट। तो भाई प्रोडक्शन बजट और परचेज बजट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट नहीं दिया हुआ है। जो सेकंड पार्ट में आखिरी में दिया ना कैलकुलेट प्रॉफिट, ये पार्ट खास है सर, ये प्रॉफिट वाला खास भी नहीं, मतलब कुछ छोटा सा पॉइंट है जो मुझे बताना है। अन्यथा अगर मैं तुमसे बोलूं कि क्या तुम इसमें बजट निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। तुमको क्या करना है, जनवरी से लेके अप्रैल तक का बनाना है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, चारों का नंबर डाला, सेल्स यूनिट डाल दी सर। ओपनिंग स्टॉक तुमको पता है, हाँ सर ओपनिंग स्टॉक पता है हमको, 1200 यूनिट्स दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालोगे, तो सर मैं क्लोजिंग स्टॉक के लिए क्या करूंगा, 25% ऑफ द नेक्स्ट मंथ सेल, मतलब 6000 का 25% मेरा जनवरी का क्लोजिंग होगा, 7000 का 25% फरवरी का क्लोजिंग होगा, ऐसे करते करते क्लोजिंग निकल जाएगा। सर अप्रैल का क्लोजिंग कैसे निकालोगे, अरे मेरे पास मई तक की सेल इसीलिए दी हुई है ताकि मैं अप्रैल का क्लोजिंग निकाल सकूं। याद है वो हैवी हाई और मिनी मैक्स हैवी हाई करके क्वेश्चन था, बिल्कुल उसी के जैसा है, बस एक्स्ट्रा चीज यहां पूछ ली है सर प्रॉफिट। आगे जो मटेरियल दिया वो भी तुम निकाल सकते हो कि 2 टाइप के, एक फिर एफजी बनाने में 2 यूनिट्स ऑफ मटेरियल लगता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, तुम डेफिनेटली कर सकते हो आराम से। मैं प्रॉफिट वाले पॉइंट पे आता हूं, सीधे तुमको सॉल्यूशन दिखाता हूं, ध्यान से देखना। ये मेरा सेल्स है 5000 6000 7000 8000। मैं यहां पर तुमसे ये बोलूंगा कि 2000 रुपए की सेलिंग प्राइस रखी थी हमने, पर हमको डीलर को डिस्काउंट देना पड़ता था 300 रुपए का, तो हमारी नेट सेलिंग प्राइस तो 1700 रुपए की कहलाई ना। उसमें से स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हमारी 1500 थी, तो प्रॉफिट हमारा इतना बच रहा था। तो 5000 इंटू प्रॉफिट, 6000 इंटू प्रॉफिट, 7000 इंटू प्रॉफिट, मतलब बेसिकली देखा जाए तो ये नीचे के जो 3 रो बने हैं ना उनको बनाने की जरूरत नहीं थी, सबका सेम ही आ रहा है, और आपको हर एक लेवल पर टोटल वैल्यू नहीं निकालनी है, पर यूनिट से सीधे मल्टीप्लाई कर देना। उसने तो प्रॉफिट बोला ना, ऐसा थोड़ी बोला प्रॉपरली तुम पीएनएल बनाओ, कैलकुलेट द प्रॉफिट फॉर द ईयर, ऐसा उसने बोला है। ठीक है, चलो कार्तिक भाई बहुत बहुत बधाई हो, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड अमन भाई। चलो ओके, तो इसके साथ दोस्तों हमारा ये चैप्टर होता है खत्म। जो मुझे बस ये डीलर कमीशन वाली जो चीज बतानी थी ना उसके लिए मैंने क्वेश्चन लिया था, बाकी क्वेश्चन टफ नहीं है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। यूजुअल जो क्वेश्चन हम करते हैं प्रोडक्शन और परचेज बजट का वैसा ही है, वही 30% ऑफ द नेक्स्ट मंथ प्रोडक्शन, 25% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल, ये सब चीज आपको करते ऑलरेडी आती है। सिर्फ प्रॉफिट के लिए मैंने सवाल लिया था। क्लियर एंड डन कर दो, फिर मैं आप लोगों को फटाफट जो है PYQ एनालाइज करवा देता हूँ, और फिर PYQ RTP एनालिसिस की शीट दे दूंगा आपको। ठीक है, चैप्टर होता है खत्म। May 24 में सर कल हमने क्वेश्चन किया था, याद करो आप, प्रॉफिट एट वेरियस लेवल ऑफ कैपेसिटी। तो क्वेश्चन में दम नहीं था कुछ भी, अरे वो नहीं था कि
70% लेवल पर जाऊंगा तो सेलिंग प्राइस कम करनी पड़ेगी, मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाएगी। 90% लेवल पर जाऊंगा तो सेलिंग प्राइस और कम करनी पड़ेगी, मटेरियल कॉस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो वो क्वेश्चन बहुत ईजी था टू अंडरस्टैंड, बट उसको थोड़ा स्मार्टर वे में करना था। तो अगर तुम पर यूनिट का कॉलम बना लेते तो जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो प्रेजेंटेशन अच्छा था उसका, वो सीखने योग्य चीज़ थी। May 24 में दूसरा क्वेश्चन आपने मेरे साथ किया था, याद है, जिसमें एक्चुअल आर स्टैंडर्ड आर निकालना था, एक्टिविटी रेशियो और स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो निकालना था। तो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, बट न्यू रिक्वायरमेंट थी। न्यू रिक्वायरमेंट मतलब डायरेक्ट रेशियो का क्वेश्चन नहीं था, रेशियो लेके रिवर्स कैलकुलेशन करके AHSH निकालने का भी एक नया पार्ट आया था। तो रिक्वायरमेंट नहीं थी, टफ नहीं थी, ठीक है। नवंबर 23 तो आज हमने किया है। अरे ये वाला पावर वाला, एम्प्लॉय कॉस्ट टेम्परेरी कैजुअल वाला, जिसमें लाखों में वैल्यूज थी हमारी, लैक्स ऑफ लैक्स की वैल्यू थी ना, जिसमें कैलकुलेटर हैंग हो गया था आपका। May 23 का बहुत इजी क्वेश्चन है, तो बेसिक इजी हमने नहीं किया, उसको जरूरत नहीं है। May 23 का क्वेश्चन आपने मेरे साथ किया, याद करो। एक क्वेश्चन आया था जिसमें सर फैक्ट्री ओवरहेड में फिक्स्ड ओवरहेड अलग निकाला था हम लोगों ने, टोटल में दिया होता तो वेरिएबल अलग निकाला था, फिक्स्ड अलग निकाला था, और सेलिंग प्राइस का कैलकुलेशन करना था उसके अंदर, अगर आपको याद हो तो। ये हमने डे 1 में किया हुआ था, मतलब बजट के डे 1 में किया था ये क्वेश्चन। नवंबर 22 बजट मैनुअल थ्योरी है। May 22 एटलीस्ट 25% ऑफ अदर, जिसमें मटेरियल और मार्जिनल दोनों चैप्टर मिक्स हैं। मटेरियल और बजट, सॉरी, मार्जिनल और बजट दोनों चैप्टर मिक्स हैं। किया हुआ ना तुमने ये, ठीक है सर। दिसंबर 21 बहुत इजी क्वेश्चन था, जरूरत नहीं करने की। जुलाई 21 में सर जब हम आए थे, तो मैं आपको बस एक बात बता दूं कि ये भी इजी क्वेश्चन है ना, हमने नहीं किया हुआ है। जुलाई 21 में ना तुमसे बोला रॉ मटेरियल बजट बनाओ, बस क्वेश्चन ने बोला रॉ मटेरियल बजट बनाओ, दैट्स इट। तो बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं, सिर्फ रॉ मटेरियल बजट बोला है ना तो इसका कोई मतलब नहीं होता। पर अगर तुम क्वेश्चन का डेटा देखोगे तो तुम समझ जाओगे कि भाई यहाँ मेरे पास ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल दिया ही नहीं है, तो डेफिनेटली मैं रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट ही बनाऊंगा ना, परचेज तक कैसे पहुंचूंगा। तो जब आपको सिर्फ RM बजट बोलता है ना, तो समझ जाना क्वेश्चन खुद ही परचेज और कंजम्पशन सेम ही बना रखा है उसने। परचेज बोल दो उसको, कंजम्पशन बोल दो, कुछ भी बोल दो, इसलिए RM बजट बोल दो बस, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में था ही नहीं, ठीक है। फिर फ्लेक्सिबल बजट इजी था। May 19 में तो सीधे रेशियोज निकालना था। नवंबर 18 वाला मैंने अभी जस्ट तुमको बताया कि कैसे हमने P&L उसका बनाया है। सेल्स लेना है, डिस्काउंट माइनस करना है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस करनी, तो प्रॉफिट पर यूनिट आ गया, उसको सेल्स यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, कोई बहुत भारी नहीं करना है, ठीक है। चलो नाउ बेटा MCQ के लिए सच कोई अपडेट नहीं, क्योंकि MCQ में तो प्रैक्टिकल आने वाली है, बात समझ में आ गई। तो MCQ को अलग से कोई छोटे छोटे MCQ करने की जरूरत है नहीं। थ्योरी का थोड़ा बहुत कर लो तो कर लो, वो भी पेपर में तो आ ही नहीं रहा है, ठीक है। आ रहा है जो प्रैक्टिकल पढ़ रहे हैं उसी में से MCQ आ रहा है। अच्छा, September 24 याद है सबको, RTP? हाँ सर, वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल के नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड निकाला था। उसके बाद तो ये मार्जिनल और इसका मिक्स था ना, ये भी काइंड ऑफ, ठीक है। फिर RTP September 24 तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा चिल्टू क्वेश्चन था। May 24 का क्वेश्चन सर वही लार्ज डिनोमिनेशन वैल्यू वाला। अच्छा, तो सर आपने तो बोला था, ओह सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया। लार्ज डिनोमिनेशन वैल्यू, लार्ज डेटा टू बी प्रेजेंटेड, ये दूसरा है। ये तो आज जो हमने किया वो है। लार्ज डेटा तो वो है जिसमें हॉट कॉफी, कोल्ड कॉफी, ये वो वाला क्वेश्चन था November 23, ठीक है। और ये वो वाला क्वेश्चन है जो आज हमने स्टार्टिंग में किया था, जिसमें RCM दिया था, WPI, CPI, ये सब दिया हुआ था। और ये सेम क्वेश्चन May 22 में भी आया है। ये 3 RTP बहुत ईजी थे, क्योंकि स्टडी मेट का क्वेश्चन कॉपी पेस्ट किया गया था, और May 22 में वापस वही सवाल आया था जो May 24 में आया RTP में। फिर वापस November 21 स्टडी मेट का क्वेश्चन था। May 21 तुम्हारा सितंबर का जो हमने क्वेश्चन 18 किया ना, ये वाला टोटल VC में से VC पर यूनिट निकालते हैं, ये भी एक बार आ चुका है पहले May 21 में। तो बेसिकली रिपीट ही हुए हैं। November 2020 रेगुलर था। May 2020 में जो RTP का क्वेश्चन आया वो वही क्वेश्चन था जो आज हमने PYQ November 18 में देखा ना, डीलर कमीशन वाला, उसके जैसा कि कमीशन दिया हुआ है या डिस्काउंट दिया हुआ है तो माइनस करो, फिर प्रॉफिट निकलेगा तुम्हारा। बाकी प्रोडक्शन बजट, परचेज बजट तो सिंपल है। अच्छा, November 19 भी रेगुलर क्वेश्चन था तुम्हारा, एक्सपेंस बजट एट वेरियस लेवल्स निकालना था। तो फ्लेक्सिबल बजट के क्वेश्चन वैसे भी इजी होते हैं। May 19 तुम्हारा December 21 के PYQ जैसा सेम था। और November 18 में प्रोडक्शन बजट स्टडी मेट का क्वेश्चन आया था। और May 18 वाला आज हमने आखिरी में कर लिया है, जिसमें लिमिटिंग फैक्टर वाला पॉइंट जो है बहुत अच्छा था। और ये क्वेश्चन मटेरियल और बजट का मिक्स था। तो इसमें मैं अभी अपडेट कर देता हूँ, उसके बाद ही तुमको PDF भेजूंगा।
ये भी मैशअप क्वेश्चन था, मटेरियल एंड बजट चैप्टर का मैशअप था ये क्वेश्चन। ठीक है, इसके साथ ये सेशन भी खत्म होता है। कल कौन सा चैप्टर शुरू कर रहे हैं जल्दी बताओ लाइव चैट में? कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। तो कल रात को 9 बजे से पहले आपको इसका रिवीजन कंप्लीट करके आना है। ओके, ऑल राइट गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं, सी यू ऑल, जय हिंद।